Take cryptocurrency or Bitcoin, for example. It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands, which can spoil our youth. A crypto craze that swept India. The Bitcoin bubble that even the United Nations said had bitten 7% of India's population has now burst. The fact that this years in the making upgrade to Ethereum is actually happening. Now, looking ahead to ETH 2.0, I think that we know that there's risks and that the Ethereum community is hoping that there's great reward. The merge, it's close, it's exciting. Ethereum's all over the shop. इथेरियम इथेरियम इथेरियम, जहां देखो वहां बस यही डिस्कशन चल रहा है। क्या है ये इथेरियम मर्ज, कैसे होगा, क्या क्या पता होना चाहिए एक यूजर को, उसी के लिए ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे जो जवाब है इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम सन क्रिप्टो टीम। आज का टॉपिक एज यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज बात होगी सिर्फ इथेरियम की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। व्हाट इज इथेरियम? आई नो आप लोग को ऑलरेडी पता है इथेरियम क्या है। अगर नहीं पता तो हम इसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसकी खुद की क्रिप्टो करेंसी ईथ है, जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप में सेकंड नंबर पे आती है। इथेरियम अदर करेंसी के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में वर्क करता है। साथ ही इथेरियम के ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय किए जाते हैं। इथेरियम को पहली बार विटालिक बर्ट्रैंड ने क्रिएट करा था 2013 में और वाइट पेपर पर डिस्क्राइब किया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक होता क्या है। तो चलिए पहले उसकी बात करते हैं। अब ये तो हम सबको पता है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन है वो एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होते हैं। यूजुअली जिनका नंबर होता है 500, एक एग्जांपल लेते हैं, 500-600 ट्रांजैक्शन हुए एक ब्लॉक में, डाल दिए गए हैं एंड नेक्स्ट 500-600 ट्रांजैक्शन अगले ब्लॉक में। ऐसे ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, इनको चेक करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक होते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स होते हैं जो इन सब ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग। ये सिमिलर है गोल्ड डायमंड की माइनिंग की तरह। लोग गोल्ड एंड डायमंड ढूंढते हैं या लोग ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। अगर डेटा को देखा जाए तो हर रोज 6000 से ज्यादा इथेरियम है वो डेली बेसिस पर माइन किए जा रहे हैं एंड इसको इथेरियम की सप्लाई काइंड ऑफ अनलिमिटेड हो जाती है, क्योंकि रोज नए इथेरियम माइन हो रहे हैं, यानी सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके प्रोसेस करने के लिए रिवॉर्ड देता है माइनर्स को। इससे माइनर्स का फायदा है, उनको रिवॉर्ड मिलता है एंड ब्लॉकचेन में सेफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो लोग इसके लिए बड़े बड़े कंप्यूटेशनल पावर वाले सिस्टम यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, जिससे कि काफी इलेक्ट्रिसिटी भी यूटिलाइज होती है। प्रूफ ऑफ स्टेक में माइनर्स ना होके वैलिडेटर्स होते हैं, जो कि ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं एंड सिर्फ एक वैलिडेटर चूज किया जाता है, वो भी रैंडमली। वैसे इतना भी रैंडम नहीं होता। इसमें होता यह है कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ब्लॉकचेन को चेक करने के लिए, उन सभी को इथेरियम स्टेक करनी होती है। जिसने जितनी ज्यादा इथेरियम स्टेक की उसको उतना ज्यादा चांसेस है चूज किए जाने के। अगर इथेरियम की बात करें ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, तो वैलिडेटर्स बनने के लिए आपके पास 32 ईथ टोकन्स होना चाहिए वैलिडेट करने के लिए। अगर आपके पास 32 ईथ नहीं है, कम है, जैसे कि मान लो 5 या 10 ईथ है, तो आप ईथ को अदर किसी वैलिडेटर्स के पास स्टेक करके या उसके साथ साथ कोलैबोरेट करके रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। तो अभी ना इथेरियम मर्ज की बात करते हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा ही हेडलाइन में आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो सब समझते हैं।
इथेरियम अभी प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करता है, तो वो अभी शिफ्ट होके प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करेगा। इसी को हम यहाँ मर्ज बोल रहे हैं। एंड जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पहले की जो भी डेटा था वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर वो स्टिल अवेलेबल होगा और शिफ्ट हो जाएगा न्यू POS चेन पे। सिंपल सी बात थी, आ गई होगी समझ में। अगर नहीं आई है तो वीडियो को वापस रिवाइंड करो, प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक की डेफिनेशन समझो वापस। व्हेन विल इट हैपन? ये मर्ज तो सीधा नहीं हो सकता क्योंकि इथेरियम की ब्लॉकचेन को हम रोक नहीं सकते, वो करंटली यूज में है। इसलिए टेस्ट नेट किए जाते हैं, मतलब कि उसका ट्रायल लिया जाता है चेक करने के लिए क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी ब्लॉकचेन है, कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। यूजुअली ये टेस्ट नेट है वो एक ही होता है, बट इथेरियम है वो टॉप की क्रिप्टो करेंसी है जिसपे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी डिपेंडेंट है। तो इसके लिए 3 टेस्टनेट किए जा रहे हैं। अब जो पहला टेस्टनेट था वो रॉबस्टन था जो ऑलरेडी जून में हो चुका था, एंड सेकंड टेस्टनेट था वो सिपोलिया जो जुलाई में मंथ में कंप्लीट हो गया, और जो लास्ट थी गोयरली वो अभी फाइनली अगस्त में कंप्लीट हो गया। अब सारे टेस्टनेट सक्सेसफुल हो गए, मतलब मर्ज है वो हो सकता है। एंड उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 15 और 16 सितंबर दी गई है। मर्ज क्या है, कब होगा, उन सब का डिस्कशन तो हो ही गया। अब बात आती है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि इथेरियम की ब्लॉकचेन ऑलरेडी इतने अच्छे से काम कर रही है, तो इस ट्रांजिशन का क्या मतलब। मेनली इस ट्रांजिशन का फोकस है इथेरियम की प्रोसेसिंग को ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाना, क्योंकि अभी माइन करने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी यूज होती है। तो इस ट्रांजिशन से इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन 99.95% कम हो जाएगा। दूसरा रीजन है वो ये है कि ब्लॉकचेन है वो ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। अब पहले तो सप्लाई अनलिमिटेड हो रही थी डेली माइनिंग की वजह से, बट अब ट्रांजिशन के बाद जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाएगी। सप्लाई लिमिटेड तो डिमांड ज्यादा तो प्राइस भी ज्यादा। अब जो भी वैलिडेटर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिलेगा चेन को वेरीफाई करने में। ये रिवॉर्ड है वो ईथ टोकन की फॉर्म में मिलेगा, बट उसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है कि जो रिवॉर्ड मिलने वाला होगा उसका कुछ % बर्न किया जाएगा। मान लो रिवॉर्ड्स था 1000 टोकन्स का, उसमें से 300 टोकन्स बर्न कर दिए जाएंगे एंड रिवॉर्ड जो मिलेगा वो मिलेगा 700 टोकन्स का। इससे इथेरियम की क्वांटिटी कम हो जाएगी। गैस फीस का पता है आपको? अरे वही ट्रांजैक्शन फीस, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, और इसकी क्लियर इंफॉर्मेशन ट्रांजिशन होने के बाद ही मिल पाएगी। प्रूफ ऑफ वर्क की ट्रांजैक्शन स्पीड जो थी वो कम थी, बट POS में ट्रांजिशन के बाद जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बढ़ जाएगी। इसमें माइनर्स है उनको माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि जो टायरिंग एंड चैलेंजिंग पार्ट है वो हट जाएगा। इस ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी रिस्की था, तभी जो डेवलपर्स एंड रिसर्चर उन्होंने इस स्टेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। स्टेप 1 में बीकन चेन को लॉन्च किया दिसंबर 2020 में, जो कि एक पैरेलल में POS चेन की तरह एक्ट कर रही थी, एंड वो ऐसे बन गई कि उसका कोई भी असर POW चेन पे नहीं आएगा। ये चेन टेस्टिंग के लिए यूज हुई, जो मैंने पहले वाले पोर्शन में मेंशन किया था। इसके अलावा इसका एक और रीजन भी था, वो था कि स्टेकर्स को इतना टाइम देना जिससे कि ईथ को स्टेक किया जा सके, यानी कि इकट्ठा किया जाए, और उसकी क्वांटिटी काफ़ी लार्ज हो, क्योंकि उसका यूज होगा मर्ज होने में। स्टेज 2 है वो मर्ज का है, वो अभी होगा सितंबर में। उसमें बीकन चेन है वो ऐड होगी EVM स्टेट के साथ। इसी मर्ज से सबको फायदा होने वाला है, माइनर, एक्सचेंजर एंड ट्रेडर, जिसको पता है इस सिचुएशन का फायदा उठाया कैसे जा सकता है। अब आते हैं इस वीडियो की मेन बात पे, इसका असर यूजर्स पे कैसे पड़ेगा। तो गुड न्यूज ये है कि एक्चुअली में कोई असर नहीं पड़ेगा। I mean, ब्लॉकचेन पहले भी काम कर रही थी एंड अभी भी काम करेगी। प्लस इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको इसके फायदे तो बता ही दिए, तो टेंशन फ्री रहिए। एक और चीज जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि काफी सारे लोग स्टिल POW के सपोर्ट में हैं, तो ये सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो हार्ड फोक होने के चांसेस बन जाएंगे। अगर हार्ड फोक हुआ तो एयर ड्रॉप होगा। टेंशन की बात वो वैसे भी नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन के पास जितने ईथ थे हार्ड फोक होने के टाइम,
उसको इक्वल अमाउंट में उतने ही ईथ मिल जाएंगे न्यू वाले, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड होगा मार्केट डिमांड एंड कम्युनिटी सपोर्ट पर। तो आज के लिए बहुत हो गई नॉलेज वाली बातें, जल्द ही मिलते हैं एक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी डाउट्स आपके हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। दिस इज हर्षित ईमान साइनिंग ऑफ, थैंक यू।